नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान का तूफानी जलजला गनमैन पार्ट 5। सोकर उठने के पश्चात देवराज चौहान नहा धोकर तैयार हुआ और बाहर जाने के लिए नीचे पहुंचा। ममता कालिया ड्राइंग रूम में टांगे पसारे बैठी थी। उसे देखते ही सीधी हुई। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ। कहाँ? तुम बीवियों की तरह बहुत प्रश्नबाजी कर रही हो। देवराज चौहान ने उसे घूरा। अपने काम से मतलब रखो, बैठी रहो और मोहन लाल का इंतजार करो। अपने काम से वास्ता रखने वाले लोग सुखी रहते हैं। ममता कालिया ने गहरी सांस ली। ऐसी बात नहीं है। देवराज चौहान उसे घूरता रहा। दरअसल जब से मुझे मालूम हुआ है कि तुम वह वाले देवराज चौहान हो, तब से मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि मैं तुम जैसे इंसान के पास हूँ। कहाँ मुझे फिल्मी हीरो की तलाश थी और मिल गया उससे भी बड़ा अंडरवर्ल्ड का हीरो। ममता कालिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे याद है, मैं अखबारों में पढ़ा करती थी कि तुमने बहुत मोटी मोटी डकैतियाँ डाली हैं। फिर तो बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास। हाँ, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे लिए तो 40-50 लाख की रकम कोई खास अहमियत नहीं रखती होगी। तो तुम मुझे बतौर हीरोइन लेकर किसी टॉप के हीरो के साथ फिल्म अनाउंस कर दो। मेरा यकीन करो, तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं होगा। जितना लगेगा उससे 4 गुना ज़्यादा आएगा। मैं कपड़ों और बिना कपड़ों के ऐसी परफॉर्मेंस दूंगी कि फिल्म हिट हो जाएगी। अगर तुम पब्लिक के सामने नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। ऐसा रास्ता निकल आएगा कि पैसा तुम्हारा हो और सामने कोई और हो। तब तुम्हें पुलिस का खतरा भी नहीं रहेगा। इस काम के लिए देवराज चौहान को नहीं, किसी मोहन लाल को फंसाओ। एक तो तुम्हारे काबू में नहीं आया, अब की बार होशियारी से काम लेना। कोई न कोई तुम्हारी बातों का मुर्गा बन जाएगा। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। तुम मजेदार आदमी नहीं हो। ममता कालिया तीखे स्वर में बोली। ठीक कहती हो, तुम जैसियों के लिए मैं मजेदार आदमी नहीं हूँ। मोहन लाल जैसे आदमी ही मजेदार होते हैं। देवराज चौहान ने ममता कालिया को घूरा। अगर तुम्हें मोहन लाल की ज़रूरत है, उससे मिलना चाहती हो, तो मुंह बंद करके यहाँ बैठो। उसके आने की वेट करो। अगर इसी तरह मुंह फाड़ने का इरादा है तो चलती बनो यहाँ से। मैं तो... सुना नहीं तुमने? देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती आ गई। मैं कोई फिल्मी बात नहीं सुनना चाहता। ममता कालिया ने चुप्पी साध ली। अगर तुमने मोहन लाल की बीवी बनने की अपेक्षा हीरोइन बनने की ख्वाहिश रखी होती तो शायद कामयाब हो जाती। वह अपने इश्क या दौलत के दम पर तुम्हें हीरोइन जरूर बना देता। तुमसे यूं पल्ला न झाड़ लेता। ममता कालिया गहरी सांस लेकर रह गई। चाय पियोगे? देवराज चौहान ने घड़ी पर निगाह डाली, फिर सिर हिला दिया। ममता कालिया उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोच भरे अंदाज में टहलने लगा। उसके विचारों का केंद्र भगवान दास ठकराल ही था कि कैसे उसे खत्म करके हत्या का ठेका पूरा करे। हर तरफ उसे कठिनाइयां ही कठिनाइयां नजर आ रही थी। मोहन लाल उसे अपनी पहुंच से दूर लग रहा था। देवराज चौहान इन्हीं विचारों में डूबा था कि ममता कालिया चाय बनाकर ले आई। उसने चाय का एक प्याला देवराज चौहान को थमाया और दूसरा खुद लेकर बैठ गई। ममता कालिया अब जैसे बात करने में हिचक रही थी। देवराज चौहान का तीखा स्पष्ट जवाब सुनने के पश्चात उसने खामोश रहना ही ठीक समझा था। तभी फोन की घंटी बजी। देवराज चौहान ने चाय का प्याला रखकर रिसीवर उठाया। हेलो, कैसे हो? मोहन लाल का स्वर था। बात बोलो। मैं 3 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, परंतु कोई उठाता ही नहीं। कहाँ थे तुम? मैं कहाँ था या कहाँ नहीं, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। बात बोलो। मेरे काम के बारे में क्या हुआ? हो रहा है। दोबारा यह पूछने के लिए फोन मत करना। देवराज चौहान उखड़े लहजे से बोला। अरे भाई, कम से कम मुझे रिपोर्ट तो मिलती रहे कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी नहीं खोल रखी जो रिपोर्ट देता फिरूं। तुम्हें पहले भी मना किया था कि किसी भी बेकार की बात के लिए फ़ोन मत करना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा काम हो गया है। देवराज चौहान ने शुष्क स्वर में कहा। अच्छी बात है। मोहन लाल का स्वर आया। वैसे कल रात ठकराल के बंगले पर फायरिंग हुई थी। आज दिन में तो काफ़ी ज़्यादा हुई। मालूम है तुम्हें,
यह सब किसने किया? यह सब क्यों हुआ? मैं था वहाँ। ओह, इसका मतलब ठकराल तुम्हारे हाथों में नहीं आया? मोहनलाल के स्वर में चौंकाहट थी। कुछ भी समझ लो। और तुम ठकराल के बंगले में गए, भीतर चले गए, फायरिंग करके आ गए? उन्होंने आने दिया तुम्हें? नहीं। देवराज चौहान का स्वर कड़वा हो गया। वह तो अभी और भी बिठाना चाहते थे, खातिरदारी करना चाहते थे, परंतु मुझे ही आने की जल्दी थी, क्योंकि यहाँ आकर तुम्हारा फोन अटेंड करना था। क्षण भर की चुप्पी के बाद मोहनलाल का स्वर आया। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, मैं फोन रख देता हूँ। क्या? अब ठकराल का क्या करोगे? कैसे करोगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मुझे यह मामला कठिन लग रहा है। अगर तुम मेरी सहायता ले लो, शायद जल्दी निपटारा हो जाए। मेहरबानी। कुछ और कहना है तुम्हें? मर्जी तुम्हारी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही मुझे जाना है। तुम्हारा फोन ना आता तो मैं निकल गया होता। कहने के साथ ही देवराज ने रिसीवर रख दिया। ममता कालिया की निगाह बराबर देवराज चौहान पर थी। किसका फोन था? मोहनलाल का? हाँ, साला कुत्ता। ममता कालिया के होठ खिंच गए। क्या कह रहा था? तुम्हारे काम की बात नहीं है। यहाँ आने को कह रहा था? नहीं। तुम्हारे ख्याल से कब तक आएगा यहाँ? कुछ तो आइडिया होगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आने को वह अगले आधे घंटे में भी आ सकता है। नहीं आए तो 10 दिन ना आए। जरूरी नहीं कि यहाँ रहकर मोहनलाल से मिलने की तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ममता कालिया होठ बींचे बैठी रही। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना। वापस जाने कब लौटूं? लेकिन यहाँ खाने को कुछ नहीं रखा। नहीं है तो बाहर से लाओ और जाते समय रिवॉल्वर रख कर जाना। यह तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं है कि जिसे हर समय गले में लटकाकर घूमती फिरो। पकड़ी गई तो कोई हाल पूछने भी नहीं आने वाला। ममता कालिया ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। ठकराल के पैर में जा रहे हो? एकाएक ममता कालिया ने पूछा। हाँ, मुझे बताओ, तुम ठकराल का इंतजाम कैसे करोगे? ममता कालिया ने कहा। तुम ठकराल के बारे में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो और मोहनलाल के बारे में कम। ममता कालिया बिल्कुल शांत रही और मुस्कुराकर बोली, मैं ठकराल के बारे में दिलचस्पी अवश्य ले रही हूँ, परंतु इतनी नहीं कि जितनी तुम सोच रहे हो, और दिलचस्पी लेने की वजह तुम हो। मैं तुम्हारी बहादुरी की कायल हो गई हूँ। जिस तरह तुम अकेले ही ठकराल को मारने के लिए उसके बंगले में जा घुसे, वह कम छोटी बात नहीं है। ऐसा काम इकलौता शख्स देवराज चौहान ही कर सकता है। मोहनलाल ने 1-2 बार ठकराल का जिक्र मुझसे भी किया था। मोहनलाल के मुंह से निकला था कि अगर ठकराल मर जाए तो उसके पौ 12 हो जाए। साथ ही उसने यह भी कहा था कि ठकराल का मरना आसान नहीं, उसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। बहरहाल ये प्रश्न मैंने तुमसे इसलिए पूछा था कि अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। मेरे लिए तुमसे बड़ा कोई हीरो नहीं, फिल्मी हीरो भी नहीं। वह तो नकली हीरो होते हैं जो कैमरे के सामने आकर ठां ठां करने लगते हैं। वैसे सालों ने कभी मच्छर भी नहीं मारा होगा। छिपकली देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। 10 फीट से छलांग मारनी पड़े तो मना कर देते हैं, फिर डुप्लीकेट से छलांग लगवाई जाती है। अब तुम्हें और क्या बताऊं इन हीरोज के बातें। तुम तो असल में हीरो हो। ममता कालिया के होठों पर मुस्कान बिखरी पड़ी थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अगर तुम्हें कहीं पे मेरी जरूरत पड़े तो कह देना, मैं घबराऊंगी नहीं। सोचूंगी कि कैमरा चल रहा है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। तुम एक बार कहकर तो देखना। ममता कालिया हौले से हंसी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान के जाने के पश्चात ममता कालिया वहीं सोफे पर ही आंखें बंद करके पसर गई। उसके बाद वह हिली नहीं। करीब आधे घंटे बाद फोन की घंटी बजी। ममता कालिया ने आंखें खोली, फोन को देखा, फिर उठकर फोन के पास पहुंची। हेलो। ममता कालिया ने रिसीवर उठाया। कैसी हो? आवाज मोहनलाल की थी। ओह, आप? ममता कालिया एकाएक सतर्क सी नजर आने लगी। मोहनलाल। जी मोहनलाल। एकाएक हड़बड़ा सी उठी ममता कालिया। जी। उसे शक तो नहीं हुआ? नहीं, मैं बहुत अच्छे ढंग से उससे निपटी, शक नहीं होने दिया उसे। गुड। वैसे भी तुम्हारी खूबसूरती तो नो सर, खूबसूरती की उसे परवाह नहीं।
उसने एक बार भी मेरे चेहरे से नीचे नहीं देखा। मुझे तो समझ नहीं आता कि वह कैसा इंसान है। ममता कालिया का स्वर शांत था। वह लौह इंसान है। कल रात और आज दिन में उसने ठकराल के बंगले पर जो किया है वह कोई मामूली बात नहीं है। यूं समझो कि देवराज चौहान अपने काम में सफल हो ही गया था। ओह, ममता कालिया ने कहा, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि देवराज चौहान यहाँ है कि नहीं? मुझे मालूम है, उसने फोन पर मुझे कहा था कि वह बाहर जा रहा है। ममता कालिया रिसीवर पकड़े सिर हिलाने लगी। कुछ मालूम है अब देवराज चौहान का क्या इरादा है करने का? ठकराल से निपटने की फिराक में है। कैसे, किस तरह, यह नहीं मालूम। मैंने पूछा तो, लेकिन उसने बताया नहीं। मालूम करो। मेरा ख्याल है कि वह ठकराल के सिलसिले में कुछ प्लान करने की चेष्टा कर रहा है। स्पष्ट तौर पर शायद वह भी नहीं जानता कि अब उसे कहाँ कदम उठाना है, कैसे उठाना है। चंद पलों के लिए फोन पर खामोशी छा गई। कब तक आएगा वापस? कह रहा था वापसी का कुछ पता नहीं। ठीक है, उस पर विश्वास जमाए रखना। उसे किसी प्रकार का शक मत होने देना, नहीं तो तुम नहीं बचोगी। मैं बहुत सतर्क हूँ सर। देवराज चौहान मुझ पर शक नहीं कर पाएगा। गुड। कोई खास खबर हो तो फौरन मुझे फोन कर देना। जी, अगर वह मेरी खूबसूरती में दिलचस्पी लेता तो मैं हर हाल में उसके दिल की बात बाहर निकाल लेती। यह सब तुम देखो, मुझे सिर्फ अपने काम की बात से मतलब है। मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जी, कोई खास खबर होने पर मैं जल्दी ही आपको फ़ोन करूँगी। ममता कालिया ने गहरी सांस लेकर रिसीवर रखा। अब तक वह मोहन लाल से बात करती रही थी। रिसीवर रखने के पश्चात ही उसे खुलकर सांस लेने का मौका मिला था। देवराज चौहान आधी रात के बाद लौटा। दरवाजा बंद था, परंतु देवराज चौहान ने उसे खोल लिया। ममता कालिया सोफे पर ही सोई पड़ी थी। देवराज चौहान ऊपर कमरे में पहुंचा और कपड़े बदलकर सिगरेट सुलगाने के पश्चात बेड पर जा लेटा। कष्ट लेते हुए वे गहरी सोच में था। चेहरे पर गंभीरता उमड़ी पड़ी थी। सिगरेट समाप्त करने के बाद सो गया। सुबह जब सोकर उठा तो दिन के 10 बज रहे थे। ममता कालिया पास ही कुर्सी पर बैठी थी। हेलो, गुड मॉर्निंग। ममता कालिया मुस्कुराई। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने भी नहीं पी। सोचा जब तुम जागोगे तो दोनों एक साथ चाय पियेंगे। कहने के साथ ही ममता कालिया बाहर निकल गई। देवराज चौहान बेड से उतरा, बाथरूम आकर हाथ मुंह धोया और वापस आकर सिगरेट सुलगाने के पश्चात खुली खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। चेहरा सोचों से भरा हुआ था। ममता कालिया चाय ले आई। देवराज चौहान ने चाय का प्याला लिया और कुर्सी पर आ बैठा। रात को कब आए? ममता कालिया ने चाय का घूंट भरा। मुझे तो पता ही नहीं चला। तब तुम सोई पड़ी थी। हाँ, यूं ही लेटे लेटे आंख लग गई थी। ममता कालिया ने सिर हिलाया। देवराज चौहान चाय का घूंट भरता रहा। आज भी जाना है कहीं? हाँ। देवराज चौहान ने उसे देखा। नहा धोकर निकल रहा हूँ। किस तरफ? खंडाला। वाह, वेरी गुड। काफी दिनों से मेरा मन खंडाला जाने का हो रहा था। ममता कालिया बच्चों की तरह खुश हो उठी। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? तुम मोहन लाल के लिए यहाँ हो, वह पीछे से आ सकता है। देवराज चौहान ने कहा। आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? वह तुमसे मिलने आएगा। तुम नहीं मिलोगे तो वह फिर आएगा। वह कमीना मेरे हाथ से बचने वाला नहीं। अब नहीं तो 2-4 दिन बाद उसे मेरा सामना करना ही पड़ेगा। मोहन लाल की छोड़ो, वह तो अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। मैं तैयार होकर आती हूँ। इसके बाद बिना कुछ कहे सुने ममता कालिया पलटकर बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान कई पलों तक खुले दरवाजे को देखता रहा जहाँ से वह गई थी। फिर एकाएक ही देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैलती चली गई थी। ममता कालिया। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर व्यंग से बड़बड़ा उठा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मोहन लाल की अपेक्षा ठकराल और मेरे में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हो, लेकिन तुमने मेरी बात को बहुत खूबसूरती के साथ हवा में उड़ा दिया। कितना भी ढक लो, आप निकल ही जाती है। तुम ठकराल के बारे में जानने की चेष्टा कर रही हो कि मैं उसके बारे में क्या क्या कदम उठा रहा हूँ, और यह दिलचस्पी सिर्फ मोहन लाल को ही हो सकती है। देवराज चौहान की आंखों में तीखा
और कड़वापन छाया हुआ था। खंडाला में देवराज चौहान ने ममता कालिया को पिकनिक स्पॉट पर उतार दिया कि वह वापसी पर उसे ले लेगा। तब तक खंडाला में मचेले। ममता कालिया मन ही मन कलप उठी थी। वह तो देवराज चौहान के साथ रहना चाहती थी और जानना चाहती थी कि वह क्या क्या करता फिर रहा है, परंतु देवराज चौहान उसे दूर रखने की चेष्टा कर रहा था। रास्ते में कार में उसने देवराज चौहान के शरीर से सटना चाहा तो देवराज चौहान ने उसे पीछे हटने को कह दिया था। उसकी खूबसूरती और दमदार जिस्म हथियार के तौर पर देवराज चौहान के आगे इस्तेमाल नहीं हो रहा था। मेरे साथ चलने में तुम्हें क्या एतराज है? ममता कालिया ने मुंह बिगाड़कर कहा। यहाँ मुझे कुछ पर्सनल काम है, किसी का साथ होना ठीक नहीं रहेगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा, बाय। देवराज ने शांत मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा और कार आगे बढ़ा दी। ममता कालिया उसकी कार को जाते देखकर दांत पीसकर रह गई थी। फिर वहां से उसने मुंबई फोन किया, मोहनलाल से बात की। मैं ममता कालिया बोल रही हूँ। कहो। मोहनलाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं खंडाला में हूँ। जैसे तैसे देवराज चौहान के साथ आ गई थी, परंतु खंडाला पहुँचते ही उसने मुझे एक पिकनिक स्पॉट पर उतार दिया और जाते समय कह गया कि वापसी पर मुझे ले लेगा। वेरी गुड। क्या मतलब? इतना ही काफ़ी है कि वह खंडाला गया है। मोहनलाल की आवाज़ में मुस्कुराहट थी। मैं समझी नहीं। खंडाला में यकीनन देवराज चौहान ठकराल के 1000 एकड़ की जमीन के बीच बने बंगले को देखने गया होगा कि वहां वह ठकराल पर काबू पा सकता है या नहीं। मेरे लिए यही सूचना बहुत है। ओह, तुम जहां हो वहीं रहो। देवराज चौहान से ऐसी कोई बात मत कर बैठना कि तुम पर शक कर बैठे। इस बात को कभी मत भूलना कि वह देवराज चौहान है, ज़्यादा देर धोखे में नहीं रहने वाला। तुम्हें कभी भी खिसकना पड़ सकता है। जी, और जब वह वापस आए तो उसे ज़्यादा कुरेदने की भी चेष्टा मत करना, कहीं वह सावधान न हो जाए। खुद को उसकी हरकतों से लापरवाही दर्शाती रहना, ठीक है? बस उस पर निगाह रखो और उसकी हरकतों से, उसके इरादों से मुझे वाकिफ कराती रहो। मैं हर समय फ़ोन पर ही मिलूँगा। जी। इसके बाद मोहनलाल ने लाइन काट दी थी। देवराज के छोड़कर चले जाने के पश्चात जो बेचैनी उसके दिलो दिमाग में घर कर गई थी, वह मोहनलाल से बात करके दूर हो गई थी। जब तक देवराज चौहान वापस आया, तब तक ममता कालिया पिकनिक स्पॉट पर वास्तव में ही मौज मस्ती के मूड में रही। खाया पिया और घूमती रही। देवराज चौहान 4.5 घंटे के बाद वापस आया, जबकि शाम के 6 बज रहे थे। ममता कालिया मुस्कुराकर उसके पास पहुंची। तुमने तो बहुत देर लगा दी, अकेले बोरियत हो रही थी। काम में कभी कभी वक्त लग जाता है। बैठो, देवराज चौहान ने कहा। ममता कालिया दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठी। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। मैंने तो सोचा था कि हम खंडाला में साथ साथ रहेंगे। मालूम होता कि अकेले रहना पड़ेगा तो मैं कभी ना आती। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। मुंबई आने तक ममता कालिया बातें तो करती रही, परंतु एक बार भी उसे कुरेदने की चेष्टा नहीं की कि वह खंडाला में कहाँ किसके पास गया था। देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराया और उसे समझते देर न लगी कि ममता कालिया ने अवश्य फ़ोन पर मोहनलाल से बात की होगी और मोहनलाल ने उसे बता दिया होगा कि वह खंडाला में भगवान दास ठकराल की जगह पर नज़र मारने गया होगा। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि ममता कालिया मोहनलाल की ही भेजी हुई है और इतनी सफाई के साथ उसे भेजा कि शुरू में तो वह भी उसके ड्रामे पर यकीन कर बैठा था। ममता कालिया के इस खेल में देवराज चौहान को मज़ा आ रहा था, इसलिए देवराज चौहान इस खेल को चलता रहने दे रहा था। अंधेरा होने के पश्चात दोनों वापस मुंबई में बंगले तक पहुंचे। दिन भर खंडाला में बोर होने से बेहतर था कि बंगले पर रहती, कहीं पीछे से मोहनलाल ना आया हो। देवराज चौहान ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। कुछ खाओगे? नहीं। देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ता चला आया। ममता कालिया उखड़ी निगाहों से देवराज चौहान को देखती रही। उसके करीब से होकर आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं गुजरा था जिसने रुककर उसे सिर से पांव तक देखा न हो और उसके एक इशारे पर उसकी गोद में ना गिरा हो।
परंतु देवराज चौहान तो उसे देखकर भी राजी नहीं था। कमरे में पहुंचकर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेते हुए विचार भरी मुद्रा में टहलने लगा। चेहरे पर गंभीरता और गहरी सोच लिपटी पड़ी थी। कारण था कि भगवान दास ठकराल कहीं भी उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। बंगले पर वह जाकर देख चुका था, अब दोबारा वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। ठकराल ने वहां ऐसे इंतजाम कर लिए होंगे कि वह किसी भी कीमत पर बच ना सके। आज खंडाला वाली जगह खाली थी ठकराल की, वह तो बंगले से भी ज्यादा खतरनाक थी। 1000 एकड़ जमीन पर 7-7 फीट की दीवार खड़ी हुई थी। ठीक बीचों बीच छोटा सा खूबसूरत बंगला था और आसपास की सारी जगह खाली। बंगले के गिर्द काफी सारी खाली जगह छोड़कर उसके बाद फल सब्जियां वगैरह उगा रखी थी, जिनकी देखरेख वहां मौजूद गनमैन ही करते थे। यानी कि वहां प्रवेश कर पाना ही कठिन था, और अगर कर भी लिया तो जिंदा वापस निकलना वास्तव में संभव नहीं था। 70 और 30 के चांस थे। अब देवराज चौहान की निगाह में एक ही जगह थी जहां ठकराल को साफ किया जा सकता था। वह जगह थी खुली सड़क। जब भगवान दास ठकराल बंगले से बाहर निकले, खुली जगह होने के कारण जहां पर उसकी सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता था, परंतु वह यह बात भी जानता था कि वहां भी यह काम आसान नहीं है। ठकराल जिस कार पर निकलता है वह बुलेट प्रूफ होती है। उसे बंद करने का भी सिस्टम ऐसा है जो बाहर से नहीं खोला जा सकता। भीतर वाला जब तक न चाहे कार के दरवाजे नहीं खुल सकते। परंतु इस समस्या का हल था देवराज चौहान के पास। सबसे बड़ी जो दिक्कत उसे आनी थी, ठकराल के आगे पीछे होने वाली सिक्योरिटी की। उनसे निपटने में दिक्कत पैदा हो सकती थी, देर लग सकती थी, तब पुलिस जैसा रगड़ा भी खड़ा हो सकता था, या इस बीच ठकराल की कार बिना रुके आगे जा सकती थी। हालांकि देवराज चौहान चाहता था सिक्योरिटी की कारों को व्यस्त रखने के लिए मोहनलाल के आदमियों की सहायता तो ले सकता था, लेकिन देवराज चौहान ने जैसे पक्के तौर पर सोच रखा था कि इस काम को वह अकेला ही करेगा। वैसे ऐसे समय में उसे जगमोहन की कमी बहुत महसूस हो रही थी, जो कि इस वक्त प्रयोगशाला के निर्माण में व्यस्त टापू पर था। बहरहाल देवराज चौहान पक्का फैसला कर चुका था कि भगवान दास ठकराल को अब राह चलती सड़क पर ही घेर कर शूट करने की चेष्टा करेगा, और इस बार देवराज चौहान चूकना नहीं चाहता था। साथ ही उसने ममता कालिया को भी इस काम में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। उसकी बात सुनकर या तो ममता कालिया खिसक लेगी या फिर उसका साथ देगी। अब देखना यह है कि भगवान दास ठकराल कब अपने बंगले से बाहर निकलता है। अगले दिन सुबह 10 बजे देवराज चौहान और ममता कालिया भगवान दास ठकराल के बंगले से हटकर कार में ऐसी जगह बैठे थे कि बंगले से वहां तक किसी की निगाह नहीं जा सकती थी, जबकि कार से बंगले पर आसानी से निगाह रखी जा सकती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कार में बैठा देवराज चौहान सिगरेट के कश लिए जा रहा था। ममता कालिया ने वहां पहुंचते ही कहा था, यह सामने तो उसी ठकराल का बंगला है। उसके स्वर में हैरानी थी। हाँ, यहाँ से चलो, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे वे लोग। स्वर में बेचैनी थी। कई पलों तक ममता कालिया देवराज चौहान को देखती रही। तुम करना क्या चाहते हो यहाँ आकर? आखिरकार ममता कालिया ने पूछा। ठकराल के बाहर निकलने का इंतजार। क्यों? उसे मारने के लिए। एकदम स्पष्ट जवाब पर ममता कालिया सकपका सी उठी। ठीक है, तुम जो चाहे करो, लेकिन ऐसे काम में मुझे साथ लिए क्यों फिर रहे हो? तुमने कहा था कि जरूरत पड़ने पर तुम इस काम में मेरी सहायता करोगी। देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, कहा तो था। ममता कालिया हिचकिचा सी उठी थी। इसलिए तुम्हें साथ रख रहा हूँ, तुमसे बहुत काम लेना है। देवराज चौहान ने ममता कालिया को देखा। क्या काम है? ममता कालिया देवराज चौहान को देखने लगी। जब वक्त आएगा तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें कुछ करने में ऐतराज तो नहीं है? कुछ क्या करना होगा, मालूम तो हो? ममता कालिया बेचैन सी हो उठी। मालूम हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें ठकराल के आगे पीछे चलने वाली किसी कार को टक्कर मारकर रोकना होगा। बुरी तरह टक्कर मारनी होगी कार को, इस तरह कि कार उलट जाए
या बीच में बैठे व्यक्ति कुछ देर के लिए बेकार हो जाएं। कर सकोगी यह काम? हाँ, ममता कालिया धीमे किंतु गंभीर स्वर में कह उठी। कर लूंगी। इसमें तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है कि शायद। इन सब बातों को छोड़ो, मैं डरने वाली नहीं। ममता कालिया एकाएक मुस्कुराई। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम अवश्य करना होगा। क्या? तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मेरे लिए किसी अच्छे हीरो के साथ एक फिल्म बना दो। मैं? ममता कालिया कहती जा रही थी और देवराज चौहान मन ही मन हंस रहा था कि किस खूबसूरती के साथ उसे बेवकूफ़ बना रही है कि वह उस पर किसी तरह का शक न कर सके। ठीक है, यह काम निपट जाने के पश्चात मैं तुम्हें लेकर फिल्म बनाऊंगा। ममता कालिया ताली मारकर खुश हो उठी, जैसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। पक्का रहा? हाँ, देवराज चौहान मन ही मन उसकी चालाकी पर हंसी रहा था। बहरहाल यह मामला तय हो गया कि ममता कालिया मौके पर देवराज चौहान के साथ काम करेगी। दोनों कार में ही रहे। वक्त बीता। दोपहर के 2 बज गए। अब तो भूख लगनी भी शुरू हो गई है। ममता कालिया ने एकाएक कहा। तो? देवराज चौहान ने उसे देखा। तो क्या, कुछ खाने का इंतजाम करो। ममता कालिया ने अपने शब्दों पर जोर दिया। मैं यहाँ से किसी कीमत पर नहीं हिल सकता, देवराज चौहान ने स्पष्ट कहा। मैं हो आऊँ, तुम्हारे लिए भी लेती आऊँगी। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। ममता कालिया कार से उतरी और तेजी से पैदल ही ठकराल के बंगले की उत्तरी दिशा में चल पड़ी। देवराज चौहान ने बैक मिरर में ममता कालिया को देखा और उसके होठों पर जहरीली मुस्कान फैल गई। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि ममता कालिया पहले तो फोन पर मोहनलाल को उसकी कार्यवाही की सूचना देगी, फिर उसके बाद ही कुछ खाने की सोचेगी। देवराज चौहान मन ही मन ममता कालिया की बचकाना चालाकी पर हंस रहा था। ममता कालिया ने सड़क के किनारे पर स्थित पब्लिक बूथ से मोहनलाल से बात की। हेलो, मैं ममता बोल रही हूँ मोहनलाल जी। ममता कालिया बोली। तुम? कहो। देवराज चौहान ठकराल के बंगले के बाहर मौजूद है, नजर रख रहा है बंगले पर। मुझे भी साथ ले रखा है। उसका इरादा है कि जब ठकराल बाहर निकले तो उस पर हमला करके उसे खत्म कर दिया जाए। इस काम में वह मेरी सहायता भी ले रहा है। ठकराल के साथ चलने वाली सिक्योरिटी की 2 कारों में से एक को मुझे टक्कर मारकर उल्टानी होगी। उसमें मौजूद गनमैनों को वह कुछ देर के लिए बेकार कर देना चाहता है। कई पलों तक लाइन पर खामोशी छाई रही। मेरे लिए क्या हुक्म है? ममता कालिया ने खामोशी को तोड़ा, जैसे वह कह रहा है कर दो। लेकिन आगे? तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, समझी या समझाऊं? मोहनलाल की आवाज़ कठोर हो गई थी। समझ गई सर। ममता कालिया के गले में भय के कांटे चुभने लगे। देवराज चौहान का साथ ऐसे दो जैसे वही तुम्हारा सबसे बड़ा सगा है। जी, कहते हुए ममता कालिया ने रिसीवर पकड़े सिर भी हिलाया। उसी पल मोहनलाल ने लाइन काट दी थी। ममता कालिया ने रिसीवर रखकर चैन की सांस ली और बूथ से बाहर आ गई। वह खुद को जैसे बीच में फंसी महसूस कर रही थी, लेकिन अब पीछे भी नहीं हट सकती थी। उसने करीबी रेस्टोरेंट में खाना खाया और देवराज चौहान के लिए पैक करवाकर वापस चल पड़ी। आंखों में सोचों के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे, जैसे वह कश्मकश में फंसी हो, किसी फैसले पर पहुंचने की चेष्टा कर रही हो। वह दिन देवराज चौहान और ममता कालिया का ऐसे ही बीता। भगवान दास ठकराल बंगले से नहीं निकला था। देवराज चौहान जानता था कि पक्के तौर पर इस बारे में कुछ भी कहना कठिन है कि ठकराल अपने बंगले से बाहर कब निकलता है। हो सकता है यह काम 1-2 दिन में हो जाए या फिर 1-2 सप्ताह लग जाएं। इंतजार कब समाप्त होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। देवराज चौहान ने खास तौर से एक और बात नोट की। ममता कालिया जब उसके लिए खाने का सामान लेकर आई तो उसके बाद से वह चुप चुप सी ही रही थी। जिस तरह पहले वह बेबाकी से बातें कर रही थी, वह चीज़ अब उसमें नहीं रही थी। उसकी आंखों से स्पष्ट महसूस हो रहा था कि वह किसी गहरी सोच में है। देवराज चौहान ने एक बार भी ममता कालिया से उसकी चुप्पी का कारण नहीं पूछा। रात को 9 बजे वह बंगले पर पहुंचे। थोड़ा बहुत खाकर दोनों सो गए। देवराज चौहान कमरे में और ममता कालिया ड्राइंग रूम के सोफे पर।
तब तक भी ममता कालिया की चुप्पी में कोई फर्क नहीं आया था। वह सिर्फ काम की बात कर रही थी। अगले दिन सुबह देवराज चौहान और ममता कालिया कल की ही तरह भगवान दास ठकराल के बंगले की निगरानी पर उसी जगह पर कार में बैठे थे। 8:30 बजे का वक्त था। देवराज चौहान सिगरेट की कश लेता हुआ सतर्क अंदाज में ठकराल के बंगले की तरफ निगाहें रखे हुए था, जबकि ममता कालिया ने आंखें बंद करके सीट की पुष्ट से सिर टिका रखा था। परंतु आज कल की तरह उसके चेहरे पर सोचों का खिंचाव नहीं था। देवराज चौहान ने ममता कालिया पर निगाह डाली। तुम्हें मोहनलाल की फिक्र नहीं है? क्या मतलब? ममता कालिया ने आंखें खोलकर उसे देखा। मेरा मतलब कि आज दूसरा दिन है कि तुम मेरे साथ बंगले से बाहर रह रही हो, जबकि तुम्हें मोहनलाल की तलाश है। हो सकता है वह पीछे से बंगले पर चक्कर लगा जाए। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कई पलों तक ममता कालिया देवराज को देखती रही। क्या हुआ? देवराज चौहान ने अपनी निगाहें पुनः ठकराल के बंगले की तरफ लगा दी। इस समय मैं मोहनलाल का नाम सुनने के मूड में भी नहीं हूँ। उससे मिलना तो दूर रहा। क्यों? तुम तो मोहनलाल को... प्लीज, ममता कालिया ने उसे टोका। मेरा मूड इस समय ठीक नहीं है। देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराया। इतना तो वह समझ गया कि मोहनलाल के साथ इसकी अवश्य कोई तीखी तेज बात हुई है। कल जब लंच लेने गई थी तभी मोहनलाल को फोन किया होगा। तब से ही यह चुप चुप सी है। देवराज चौहान ने सिगरेट खिड़की से बाहर उछाली और बोला, तुम कौन से हीरो के साथ फिल्म साइन करना चाहती हो? स्वर बेहद शांत और सामान्य था। ममता कालिया ने उखड़ी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर मुंह घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। देवराज चौहान मन ही मन गहरी सांस लेकर रह गया। वह चाहता था कि अगर ममता कालिया इस वक्त मोहनलाल से उखड़ी हुई है तो शायद उसकी किसी बात पर मुंह खोल दे कि मोहनलाल ने उसे उसके साथ क्यों लगाया है। परंतु ममता कालिया के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वह मोहनलाल के मुद्दे पर बात करने को भी तैयार नहीं। उसके बाद देवराज चौहान ने ममता कालिया से कोई बात नहीं की और फिर 11 बजे भगवान दास ठकराल की कार बंगले से निकली। देवराज चौहान एकाएक सतर्क हो गया। उसके जबड़ों में भयानक कसाव आ गया। ममता कालिया के चेहरे पर भी सख्ती लिपट आई। काले शीशे, काली कार, भगवान दास की कार। 6 आदमियों से भरी एक कार ठकराल की कार के पीछे थी और एक आगे। कुल 12 आदमी, 2 ड्राइविंग सीट पर और 10 के हाथ में हर समय आग उगलने को तैयार गने। सारे के सारे खतरनाक दादे लग रहे थे। एक भी ऐसा नहीं था जिसके चेहरे को शराफत छू कर गई हो। तीनों कारें 40 की स्पीड पर सड़क पर दौड़ी जा रही थी। सड़कों पर वाहनों की भीड़ थी। भीड़ के हिसाब से कभी वह कारें तेज हो जाती तो कभी बेहद धीमी। गन मैनों से भरी दोनों कारें ठकराल की कार से जैसे चिपकी ही हुई थी। देवराज चौहान की कार उन तीनों कारों के पीछे कुछ फासले पर थी। देवराज चौहान हद से ज्यादा सावधानी इस्तेमाल कर रहा था कार ड्राइव में और उनका पीछा करने में। ठकराल के बंगले से बाहर निकलने का मौका बहुत जल्दी आ गया था, नहीं तो उसके बाहर निकलने के इंतजार में कई दिन बर्बाद हो सकते थे। देवराज चौहान की आंखों में इस समय क्रूरता का समावेश हुआ पड़ा था। होठों के बीच जैसे मौत के भाव फंसे पड़े थे। चेहरा इस हद तक सख्त था कि देखने वाला फौरन मुंह घुमा ले। और ममता कालिया, उसकी आंखें सिकुड़ी पड़ी थी, होठ बेहद सख्ती के साथ भिंचे हुए। आंखों में हल्के हल्के खतरनाक भाव चमक रहे थे। निगाहें सामने जाती कारों पर थी। दोनों में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। तभी लाल बत्ती आई। आगे वाली तीनों कारें रुकी। उसके बाद 2 कारों के पश्चात देवराज चौहान की कार थी। ड्राइविंग सीट पर आ जाओ, कार रोकते हुए देवराज चौहान ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। फिर कार के साथ साथ घूमता हुआ दरवाजा खोलकर ममता कालिया वाली जगह पर आ बैठा। तब तक ममता कालिया ड्राइविंग सीट संभाल चुकी थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता भरी छाप नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और पिछली सीट पर मौजूद एयर बैग उठाकर अपनी टांगों पर रखकर उसे खोला। बीच में रिसीवर और फोल्डिंग गन के पीस नजर आ रहे थे। ग्रीन लाइट हो गई। ममता कालिया ने कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान फोल्डिंग गन के टुकड़े जोड़ने लगा।
आंखों में खूंखारतापूर्ण भाव नाच रहे थे। ठकराल की कार का निगाहों से ओझल हो जाना मैं पसंद नहीं करूंगा। देवराज चौहान का स्वर सरल था। चिंता मत करो। ममता कालिया की आवाज में विश्वास का पुट था। तुमने अभी मेरा कमाल देखा ही कहाँ है। देवराज चौहान ने ममता कालिया पर निगाह डाली, परंतु कहा कुछ नहीं। 1.5 मिनट में ही देवराज चौहान ने गन के टुकड़ों को सेट करके उसमें मैगजीन फिट कर दी। उसके बाद होठों में फंसी सिगरेट का कश लेते हुए आगे जाती कारों को देखा। फिर निगाह ठकराल की कार पर जा अटकी। तुम कुछ करने से घबरा तो नहीं रही? देवराज चौहान ने ममता कालिया से पूछा। ममता कालिया के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। तुम बोलो, करना क्या है? कौन सी कार को टक्कर मारनी है? ठकराल के आगे जो कार चल रही है उसे। ठीक है। ममता कालिया के होठ खिंच गए। टक्कर मारते ही तुम्हें कार छोड़कर खिसक जाना है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में तुम्हारा कहीं नाम आए। तुमसे जितना काम लिया जा सकता है इतना ही मैं ले रहा हूँ। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। शायद मैं इससे ज्यादा भी कुछ कर लूँ। नहीं, देवराज ने सख्ती से कहा। खामखा मरोगी। अगर कुछ और करने की चेष्टा की तो आगे का काम तुम्हारे बस का नहीं है। टक्कर मारकर उनके आगे रुकावट पैदा करो और निकल जाओ। मैं तुम्हें बंगले पर ही मिलूंगा। ममता कालिया ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। ठीक है, मैं टक्कर मारकर रुकावट पैदा कर दूंगी। मैं कार छोड़कर भाग जाऊंगी। ठकराल का काफिला रुक जाएगा, परंतु उसके बाद तुम एक गन के दम पर उन 12 गनमैनों का मुकाबला कैसे कर लोगे? इतने बड़े गनमैन तो तुम नहीं हो। देवराज चौहान के होठों पर मौत से भरी भयानक मुस्कान उभरी। तुमसे जो कहा है वही करो, बाकी मामला मेरे लिए रहने दो। ममता कालिया ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को घूरा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। खुली सड़क पर एक गन के दम पर तुम 10-12 गनमैनों से नहीं निपट सकते, खास तौर से जबकि तुम बीच में हो और वे लोग आधे आधे बंटे दाएं बाएं हो। यह तो मौत को दावत देने वाला काम हो गया। अगर तुम मेरी सेवा लेना पसंद करो तो तुम्हारा काम काफी आसान हो जाएगा। अगर तुम किसी काबिल होती तो मैं तुम्हारी सेवा अवश्य लेता। मैं किसी काबिल नहीं। तुम सिर्फ अपनी कार उनके आगे फंसाकर रुकावट पैदा करने के काबिल हो, बस। देवराज चौहान ने सामने निगाहें टिका रखी थी। अब फालतू की बात छोड़ो और काम के लिए तैयार हो जाओ। एक रिवॉल्वर मुझे दे दो। ममता कालिया बोली। क्यों? हालात ऐसे भी पैदा हो सकते हैं कि मुझे रिवॉल्वर की जरूरत पड़ सकती है। अगर ना भाग सकी और उनको मुझ पर शक हो गया कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है तो वे मुझे छोड़ने वाले नहीं। तब मुझे रिवॉल्वर की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? तो है, लेकिन साथ लाना भूल गई। कहते हुए ममता को अपने कपड़ों में फंसी रिवॉल्वर की चुभन का एहसास हुआ। देवराज चौहान ने बैग में से रिवॉल्वर निकालकर उसे दे दी। ममता कालिया ने रिवॉल्वर लेकर अपने कपड़ों में छिपा ली। इसके साथ ही देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, रिवॉल्वर का इस्तेमाल करोगी तो मरोगी, चुपचाप खिसक जाना। ममता कालिया ने सहमति में सिर हिला दिया। अब एकाएक देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी बरसने लगी। शुरू हो जाओ। कार को आगे वाली कारों से आगे निकालो और तुम्हें जो काम कहा है वही करो, और करने से पूर्व मात्र क्षण भर के लिए कार को जरा सा धीमा करना, ताकि मैं गन सहित कार से बाहर कूद सकूं। ममता कालिया ने पक्के तौर पर नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। बाकी सब तो ठीक है, परंतु मैं कार की गति धीमी नहीं करूंगी। क्यों? ऐन मौके पर जबकि मुझे हरकत में आना है कार की गति कम कर दूंगी तो शायद मैं अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम न दे सकूं। मेरी कार की गति ने ही तो सब कुछ करना है, ममता कालिया ने कहा। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर सख्त निगाहों से ममता कालिया को देखा। ठीक है, कार की गति धीमी करने की जरूरत नहीं। तुम अपने मुताबिक चलना। मुझे जब भी जहां भी जरूरत होगी मैं उतर जाऊंगा। चलो, कार को तेजी से आगे बढ़ाओ। ठकराल की कारों को ओवरटेक करो। ममता कालिया के होठ और भी भिज गए। उसने कार की गति तेज कर दी। भीड़ भाड़ वाली चलती सड़क पर आसानी से ओवरटेक करना आसान काम नहीं था, परंतु इतना कठिन भी नहीं था। मात्र 3 मिनट की भरपूर चेष्टा के पश्चात उसने पहले पीछे वाली कार को ओवरटेक किया, फिर ठकराल की कार को। इससे पहले ममता कालिया अपनी कार को लेकर
ठकराल के आगे वाली गन मैनों से भरी कार के पास पहुंचाती देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और गन सहित कूदकर सड़क के किनारे लुढ़कता चला गया। अगले ही पल उसके कानों में कारें टकराने का बेहद तीव्र स्वर गूंजा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।